गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने अभी तक चैप्टर 4 में बेटा क्या क्या डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन करेगा बेटा, ठीक है। कल हमने बेटा डिस्कस किया नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब प्रॉमिसर अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करना चाहता है लेकिन प्रॉमिसी उसके परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है। और दूसरा केस बेटा हमने जो कल किया था दैट वाज नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। बेटा क्या मतलब था इसका? प्रॉमिसी आपकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करना चाहता है लेकिन प्रॉमिसर अपनी परफॉर्मेंस देने से मना कर रहा है। चलो अब बेटा हम आगे जो चीज डिस्कस करेंगे बेटा ध्यान से समझना है, वैसे सिंपल है, ध्यान से बेटा। बेटा लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स। बेटा आपको याद होगा मैंने जॉइंट प्रोमिसर्स आपको फर्स्ट क्लास में बताया था बेटा कौन होते हैं। आ जाओ पूरा केस बेटा एक बार फिर से समझेंगे। लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स, लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स। बेटा अब देखना जरा एग्जांपल, ध्यान से देखना है बेटे। ए, बी और सी, ये तीनों बेटा बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक फर्म में बेटा पार्टनरशिप फर्म में तीनों पार्टनर्स भी हैं, ठीक है। बेटा इन्हें अपने बिजनेस के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो ये तीनों बेटा गए एक मनी लेंडर के पास, ठीक है। और बेटा इन्होंने कहा हमें ध्यान से सुनना बेटा वर्ड्स, हमें 3 लाख रुपए का क्या चाहिए, आपसे लोन चाहिए। तो ये तीनों क्या कह रहे हैं, हम तीनों को मिला के, बेटा वर्ड्स पे ध्यान देना है, हम तीनों को मिला के आपसे बेटे कितने रुपए का लोन चाहिए? हमें आपसे लोन चाहिए ₹3 लाख का। 3 लाख का हमें लोन चाहिए, 1 साल के अंदर अंदर हम आपका लोन आपको क्या कर देंगे, रीपे। चलो बेटा फिर अग्रीमेंट हुआ, एक अग्रीमेंट हुआ। उस अग्रीमेंट में इन तीनों ने लिख के दिया वी, वर्ड देखना बेटा, वी प्रॉमिस टू रीपे ₹3 लाख। हम वादा करते हैं कि हम 3 लाख रुपए तुम्हारे लौटा देंगे विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, ठीक है बेटा। तो बेटा वर्ड्स क्या यूज किया है उन्होंने, वी प्रॉमिस टू रीपे। मतलब बेटा वी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा ये तीनों बेटा हमारे क्या कहलाएंगे, जॉइंट प्रॉमिसर्स। तीनों ने मिलके ये वादा किया है कि हम आपके 3 लाख रुपए 1 साल के अंदर अंदर रीपे कर देंगे। तो बेटा देयर आर 2 और मोर देन 2 प्रॉमिसर्स। तो याद रखना अगर 2 या 2 से ज्यादा प्रॉमिसर्स हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, जॉइंट प्रॉमिसर्स। तो बेटा ये तीनों बेटा हमारे क्या कहलाएंगे, जॉइंट प्रॉमिसर्स। ये तीनों हमारे कहलाएंगे जॉइंट प्रॉमिसर्स। और बेटा उन्होंने प्रॉमिस किससे किया था, डी से, तो डी बेटा हमारा कहलाएगा प्रॉमिसी। जिसको वादा किया है वो कहलाएगा बेटा प्रॉमिसी, तो डी हमारा कहलाएगा प्रॉमिसी। बताओ बेटा बात समझ आई सबको? कॉपी करो बेटा यहां तक। अब जरा मैं थोड़ी सी ना एडिशनल कुछ बातें करूंगा बेटा, ध्यान से सुनना है, कॉपी कर लो पहले। तो
ए, बी और सी हमारे कहलाएंगे जॉइंट प्रोमिसर्स, और डी हमारा क्या कहलाएगा बेटा? प्रोमिसी, जिसको प्रॉमिस किया गया है। ठीक है बेटे, चलो अब आओ साथ साथ बेटा रीडिंग मारनी है जरा। देखो, व्हेन 2 or more persons have made a joint promise, तो बेटा हमारे वाले केस में किन्होंने जॉइंटली प्रॉमिस किया है? ए, बी एंड सी ने। देन सच कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय ऑल जॉइंट प्रोमिसर्स। तो बेटा एक बात याद रखना, सुनो सुनो, अब बेटा लॉ क्या कहता है? अगर 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने जॉइंटली, कलेक्टिवली एक प्रॉमिस किया है ना, तो तीनों की लायबिलिटी बनती है कि वो कलेक्टिवली, जॉइंटली उस प्रॉमिस को क्या करें? परफॉर्म करें। तो बेटा मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखूंगा। पहला पॉइंट, इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल जॉइंट promisers, that is A, B and C, to perform their promise jointly. It is the duty of all joint promisers to perform their promise jointly. तो बेटा हमारे वाले केस में तीनों जॉइंट प्रोमिसर्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने प्रॉमिस को जॉइंटली परफॉर्म करें। मतलब तीनों की ये ड्यूटी बनती है कि वो 3 लाख रुपए किसको रीपे करें? डी को रीपे करें विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तीनों की ड्यूटी बनती है, तीनों की लायबिलिटी बनती है टू परफॉर्म देयर प्रॉमिस कलेक्टिवली यानी जॉइंटली। ठीक है बेटा, यहां तक आगे पढ़ते हैं बेटा, साथ साथ पढ़ना भी है। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर, बेटा बाय चांस अगर किसी प्रोमिसर की डेथ हो जाती है विद इन दैट पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड जॉइंट प्रोमिसर एंड सर्वाइविंग जॉइंट प्रोमिसर। अब सुनो बेटा, उन्होंने कहा बाय चांस किसी प्रोमिसर की, जॉइंट प्रोमिसर की डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ जॉइंट प्रोमिसर, किसी जॉइंट प्रोमिसर की क्या हो जाती है बेटा? डेथ। तो उस केस में परफॉर्मेंस कौन देगा? उस केस में परफॉर्मेंस कौन देगा बेटा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड जॉइंट प्रोमिसर प्लस जो सर्वाइविंग जॉइंट प्रोमिसर्स होंगे वो देंगे। मतलब बेटा, अगर सपोज एक की डेथ हो जाती है विद इन दैट पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो प्रॉमिस को परफॉर्म कौन करेगा? ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो प्रॉमिस का परफॉर्मेंस बेटा किसकी ड्यूटी होगी? डिसीज्ड पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव की, और जो जीवित जॉइंट प्रोमिसर्स हैं उनकी। पक्का बताओ बेटा, बात समझ आ रही है? समझ आ रहा है? आओ बेटा, चलो पहले आप बेटा इसको कॉपी करो, फिर मैं आगे चलता हूं बेटे। इंपॉर्टेंट अब डिस्कशन में शुरू कर रहा हूं बेटा।
समझ आया बेटा यहां तक? चलो अब मेरी बात बेटा बहुत ध्यान से सुननी है, मैं बड़ी काम की बात पे आ रहा हूं बेटा। बी पॉइंट पढ़ना जरा सब, बी पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट बात है। However, in the absence of any agreement, the promisee may compel any one or more of such joint promisers to perform the whole promise. बेटा ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, in the absence of any agreement। ध्यान से बेटा सुनना है। बेटा अब ना सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनना है बेटा। बेटा अब ना ये जो अग्रीमेंट ए बी सी और डी के बीच में हुआ था ना, कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम 3 लाख रुपए रीपे करेंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। बेटा इस अग्रीमेंट में ना, इस अग्रीमेंट में बच्चे एक चीज ना मिसिंग है। इस अग्रीमेंट में एक चीज मिसिंग है, और वो क्या बेटा? सुनो 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 बेटा ध्यान से। बेटा उन्होंने ए बी सी ने ये तो बता दिया अग्रीमेंट में कि हम तीनों की जॉइंट लायबिलिटी 3 लाख की है। हम तीनों की जॉइंट लायबिलिटी 3 लाख की है। लेकिन क्या नहीं बताया है बेटा इस अग्रीमेंट में, क्या मेंशन नहीं है बेटा इस अग्रीमेंट में, वो है हम तीनों की इंडिविजुअल लायबिलिटी कितनी है बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। तो अग्रीमेंट में ये तो मेंशन्ड है कि हमारी मिला के लायबिलिटी 3 लाख है, लेकिन 3 लाख में से ए कितने रुपए के लिए लायबल है, बी कितने रुपए के लिए लायबल है, सी कितने रुपए के लिए लायबल है बेटा। इंडिविजुअल लायबिलिटी इज नॉट मेंशन्ड इन द अग्रीमेंट। बेटा रेशो तो कोई भी हो सकता है ना बेटा। भाई आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर 1:1:1 1:1:1 कैसे हो जाएगा बेटा? अनटिल और अनलेस अग्रीमेंट में कुछ मेंशन नहीं है 1:1:1 कैसे हो जाएगा। तो बेटा सुनो, मेरी बात सुनना जो मैं कहूंगा बेटा। हो सकता है तीनों की लायबिलिटी 1:1:1 हो, ठीक है। हो सकता है बेटा तीनों की लायबिलिटी 2:2:1 हो सकता है तीनों की लायबिलिटी 3:2:1 के रेशियो में हो सकता है तीनों की लायबिलिटी 5:3:2 के रेशियो में हो। तो बेटा रेशियो तो कोई भी हो सकता है ना। प्रॉब्लम यह है इंडिविजुअल लायबिलिटी अग्रीमेंट में मेंशन नहीं है, नॉट मेंशन्ड इन अग्रीमेंट। बेटा उन्होंने बता दिया हम तीनों 3 लाख रुपए के लिए लायबल हैं, लेकिन 3 लाख में से ए कितने रुपए के लिए लायबल है, बी कितने रुपए के लिए लायबल है, सी कितने रुपए के लिए लायबल है, ये अग्रीमेंट में स्पेसिफाइड नहीं है। बेटा अगर ये अग्रीमेंट में स्पेसिफाई हो ना, सपोज एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि हमारी लायबिलिटी मिला के 3 लाख है और हम 1:1:1 के रेशियो में क्या होंगे, लायबल। अगर गिवन है, लिखना मत बेटा, आप लोग लिखना मत, सिर्फ समझना। अगर अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि हम 1:1:1 के रेशियो में लायबल हैं, तो ए की लायबिलिटी 1 लाख, बी की लायबिलिटी 1 लाख, सी की लायबिलिटी 1 लाख, ठीक है। अच्छा अगर लिखा है कि हम 2:2:1 में लायबल हैं, तो ए की लायबिलिटी 1,20,000, बी की लायबिलिटी 1,20,000, सी की लायबिलिटी 60,000। अगर लिखा हुआ है हम 3:2:1 में लायबल हैं, तो 1,50,000 ए की लायबिलिटी, 1 लाख बी की लायबिलिटी, 50,000 सी की लायबिलिटी। पक्का बेटा, क्लियर? सुनो, सपोज अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि हम 1:1:1 के रेशियो में लायबल होंगे, तो बेटा ए 1 लाख रुपए के लिए लायबल होगा, बी 1 लाख रुपए के लिए लायबल होगा, सी 1 लाख रुपए के लिए लायबल होगा। ये लिखा हुआ है बेटा। अब सपोज, ध्यान से सुनना बेटा जो मैं कहूंगा। सपोज 1 साल का पीरियड हो गया बेटा खत्म, 1 साल का पीरियड खत्म हो गया, ना ए ने पैसा लौटाया, ना बी ने पैसा लौटाया, ना सी ने पैसा लौटाया।
किसी ने बेटा पैसा नहीं लौटाया, तो अब डी क्या करेगा बेटा, डी स्यू करेगा। मैं ये जानना चाहता हूं डी ए को कितने रुपए के लिए स्यू करेगा। 1 लाख के लिए बेटा, क्योंकि उसकी लायबिलिटी ही 1 लाख थी, मेंशन था बेटा, अग्रीमेंट में मेंशन था। बी कितने रुपए के लिए लायबल होगा बेटा, 1 लाख के लिए, तो डी बी को स्यू करेगा 1 लाख रुपए के लिए, और डी सी को स्यू करेगा 1 लाख रुपए के लिए। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से सुनना बेटा, मेरे साथ साथ जरा लिखना शुरू करो। इंडिविजुअल लायबिलिटी, इंडिविजुअल लायबिलिटी मेंशन्ड इन अग्रीमेंट। बेटा इंडिविजुअल लायबिलिटीज जॉइंट प्रोमिसर्स की अग्रीमेंट में मेंशन्ड है, अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ए बी और सी 1:1:1 के रेशो में लायबल होंगे। दिस इज मेंशन्ड इन द अग्रीमेंट। तो बताओ फिर बेटा, ए की लायबिलिटी कितनी बनती है, 1 लाख रुपीस की, ये मेंशन्ड है बेटा, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। बी की लायबिलिटी कितने रुपए की बनती है, 1 लाख की, और सी की लायबिलिटी कितने रुपए के लिए बनती है, 1 लाख के लिए, और टोटल लायबिलिटी बनती है जॉइंट प्रोमिसर्स की 3 लाख। ये बेटा अग्रीमेंट में मेंशन्ड है, अग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो बेटा इस केस में ना, इस केस में अगर जॉइंट प्रोमिसर्स डिफॉल्ट कमिट करते हैं तो डी जो है, प्रोमिसी जो है, वो ए बी सी को कितने कितने रुपए के लिए स्यू कर सकता है बेटा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। तो बेटा यहां पर लिखना, इन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, इन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट D can sue A, B and C for rupees 1 lakh each। तो D, A, B, C को कितने रुपए के लिए बेटा स्यू कर सकता है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख के लिए वो क्या कर सकता है, स्यू। क्यों, क्योंकि बेटा उससे ज्यादा के लिए तो वो लायबल है ही नहीं। ए की लायबिलिटी 1 लाख है मैक्सिमम, तो उसको 1 लाख रुपए के लिए ही स्यू कर सकते हो। बी की लायबिलिटी 1 लाख है, तो उसको भी 1 लाख के लिए स्यू कर सकते हो। सी की लायबिलिटी 1 लाख है, तो उसको भी 1 लाख रुपए के लिए ही आप स्यू कर सकते हो। बेटा दिक्कत कब आती है बच्चे, दिक्कत तब आती है जब अग्रीमेंट साइलेंट है, जैसे हमारे वाले केस में था। अग्रीमेंट इज साइलेंट, मतलब इंडिविजुअल लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स इज नॉट मेंशन्ड इन द अग्रीमेंट। ये जो बेटा इंडिविजुअल लायबिलिटीज थी ना, ये मान के चलो बेटा अग्रीमेंट में मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, अगर इंडिविजुअल लायबिलिटीज अग्रीमेंट में मेंशन नहीं है बेटा, तो उस केस में ना बेटा जॉइंट प्रोमिसी को, अगर जॉइंट प्रोमिसर्स की इंडिविजुअल लायबिलिटी अग्रीमेंट में मेंशन नहीं है, तो बेटा प्रोमिसी को यानी डी को एक राइट दिया गया है बेटा। डी को क्या दिया गया है, एक राइट। और बेटा वो क्या राइट है कि डी पूरे 3 लाख रुपए के लिए, पूरे 3 लाख के लिए किसी भी एक या 2 या तीनों को स्यू कर सकता है। तो बात समझना बेटा, अगर जॉइंट प्रोमिसर्स की इंडिविजुअल लायबिलिटीज अग्रीमेंट में मेंशन नहीं है, तो प्रोमिसी को एक राइट दिया गया है, क्या, वो पूरे 3 लाख रुपए के लिए किसी भी एक या 2 या तीनों जॉइंट प्रोमिसर्स को स्यू कर सकता है। तो यहां पर लिखना, इन सच अ केस प्रोमिसी
that is D. In such a case, promisee, that is D, can compel any one or more joint promisors to pay the amount. तो उस केस में प्रोमिसी किसी एक को, ठीक है, किसी एक को या दो को या तीनों को पूरे 3 लाख रुपए के लिए क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है बेटा। यानी मेरे को एक बात बताओ, क्या डी पूरे 3 लाख के लिए ए को स्यू कर सकता है बेटा? यस। तो बेटा इस केस में ना से डी wishes to sue A for rupees 3 lakh, for entire 3 lakh लिखना बेटा। Say D wishes to sue A for entire rupees 3 lakh। क्या बेटा D पूरे 3 लाख रुपए के लिए ए को स्यू कर सकता है? द आंसर इज यस। क्या डी पूरे 3 लाख के लिए ए और बी को स्यू कर सकता है? द आंसर इज यस। बेटा उस केस में प्रोमिसी की मर्जी चलेगी, उस केस में बेटा प्रोमिसी की मर्जी चलेगी। तो डी पूरे 3 लाख रुपए के लिए क्या ए को स्यू कर सकता है? बिल्कुल स्यू कर सकता है बेटा। बेटा ये तभी हो पाएगा जब इंडिविजुअल लायबिलिटीज अग्रीमेंट में मेंशन्ड नहीं है, तभी। समझ आया बेटा जो मैं कह रहा हूं? ठीक है, कॉपी करो बेटा, फिर आगे चलते हैं। डिफरेंस बेटा समझ आया सबको? चलो अब मेरी बात ना अभी आगे सुननी है बेटा। अब थर्ड पॉइंट पढ़ो ध्यान से बेटा, रिलेट करना। इफ एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर इज कंपेल्ड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो बताओ डी ने बेटा किसको पूरे 3 लाख रुपए देने को कहा? ए को। मतलब डी ने कंपेल किया है ए को कि तू देगा मुझे 3 लाख। क्या ए को देने पड़ेंगे? यस बेटा, ए को ये पैसे पूरे 3 लाख देने पड़ेंगे डी को। ठीक है, क्योंकि अग्रीमेंट साइलेंट था विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल लायबिलिटीज। लेकिन उस केस में बेटा, उस केस में अगर ए डी को 3 लाख देगा ना बेटा, तो कोर्ट ने ए को भी कुछ राइट दिया है। कोर्ट ने ए को भी कुछ राइट दिया है। क्या? देन ही में, ही कौन बेटा? ए। देन ही में यानी ए कैन कॉल कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर्स। अब सुनो सुनो सुनो, सपोज बेटा तीनों के बीच का रेशियो था 1:1:1। ऑल्दो बेटा ये रेशियो अग्रीमेंट में मेंशन नहीं था, लेकिन वैसे उन तीनों के बीच का रेशियो 1:1:1 है। तो मुझे एक बात बताओ, कायदे में ए का देने वाला बनता कितना था बेटा? 1:1:1 के हिसाब से 1 लाख रुपए, लेकिन उसे देने पड़े कितने? 3 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल लायबिलिटीज अग्रीमेंट में मेंशन नहीं थी, तो उसकी लायबिलिटी बनती थी 1 लाख, देने पड़े 3 लाख। कितने रुपए फालतू गए? 2 लाख रुपए फालतू गए। तो बेटा 2 लाख रुपए के लिए, 2 लाख रुपए के लिए वो बी और सी पे केस फाइल कर सकता है। 2 लाख रुपए वो बी और सी से रिकवर कर सकता है बेटा। तो मेरे को एक बात बताओ, थर्ड पॉइंट क्या है? इसी के नीचे लिखना। तो बेटा ए ने अपनी जेब से डी को कितने दिए? 3 लाख। बनते कितने थे ए के देने वाले? 1 लाख। तो अब ऑन दी अदर हैंड, ए कैन रिकवर ₹2 लाख फ्रॉम बी एंड सी। तो ए अगर चाहे तो वो बी और सी से बेटा 2 लाख रुपए रिकवर कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसका देने वाला बनता था 1 लाख, दिया कितना? 3 लाख। 2 लाख रुपए उसकी जेब से फालतू गया। ये 2 लाख वो किससे रिकवर करेगा? बी और सी से। ठीक है बेटे, कॉपी करो इसे।
ये बेटा लिखना चाहोगे तो ये हमारा ना बेटा थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट लिख लेना बेटा, ये हमारा थर्ड पॉइंट है बेटा। समझ आ रहा है सबको? आगे चलें। देखो बेटा, अब आओ अगले पे। इफ एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर मेक्स डिफॉल्ट, देन रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर्स मस्ट बेयर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम सच डिफॉल्ट इन इक्वल रेशियो। अब एग्जाम्पल बेटा सुनना, मैं अभी आपको समझा देता हूं बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, सुनो। एग्जाम्पल बेटा सेम ही है, एग्जाम्पल सेम ही है। अब सुनना मेरी बात जो मैं कहूंगा बेटा। बच्चे हुआ क्या, जो ए था ना, ए पेज अच्छा चलो एक अजम्पशन लो, सपोज बेटा तीनों जॉइंट प्रोमिसर्स की इंडिविजुअल लायबिलिटीज मेंशन्ड हैं अग्रीमेंट में 1:1:1 में मेंशन्ड है सपोज। तो बेटा ए की लायबिलिटी कितनी बनती थी? 1 लाख। ए ने बेटा 1 लाख रुपए पे कर दिया, ए पेज 1 लाख टू डी, ए ने पे कर दिया बेटा। बी की कितनी बनती थी? 1 लाख, बी ने भी दे दिया बेटा। बी पेज ₹1 लाख टू डी, बी ने भी दे दिया। अब सी का कितनी बनती थी बेटा? 1 लाख, लेकिन बेटा सी ने नहीं पे करा। सी डज नॉट पे ₹1 लाख टू डी। तो बेटा एक बात बताओ, डी को बेटा मनी लेंडर को नुकसान बेटा कितने का हो गया? 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया ना डी को। बेटा उन्होंने कहा किसी जॉइंट प्रोमिसर की वजह से अगर प्रोमिसी को नुकसान होता है, या आप ये कह लो अगर कोई जॉइंट प्रोमिसर डिफॉल्ट करता है, तो उसके नुकसान की भरपाई, इस नुकसान की भरपाई बचे हुए जॉइंट प्रोमिसर्स करेंगे। मतलब ए और बी इस नुकसान की भरपाई करेंगे इक्वल रेशियो में। बेटा रेशियो मेंशन्ड है यहां पर, इक्वल रेशियो में भरपाई होगी। मतलब 50,000 और 50,000। तो ए अपनी जेब से देगा 50,000 रुपए डी को और बी अपनी जेब से देगा 50,000 रुपए डी को। यानी बेटा अब अगर आप देखो तो ए की जेब से टोटल कितना गया? 1 लाख रुपए तो उसने अपना ही दिया था, प्लस 50,000 रुपए दिया उसने ऑन बिहाफ ऑफ सी। तो ए की जेब से गया 1.5 लाख, और अगर बी की बात करें तो 1 लाख अपना दिया, 50,000 रुपए सी के बिहाफ पे दिया, तो उसकी भी जेब से गया 1.5 लाख रुपए। यानी बेटा ए और बी की जेब से 50,000 रुपए बेटा एक्स्ट्रा गया है, और ये 50,000 रुपए वो बेटा किससे रिकवर कर सकते हैं? सी से। रिकवर फ्रॉम सी, ये उस जॉइंट प्रोमिसर से रिकवर कर सकते हैं जिसने डिफॉल्ट कमिट किया था। भाई ए ने 50,000 रुपए सी के बिहाफ पे दिया तो सी से लेगा नहीं। सेम बी ने सी के बिहाफ पे 50,000 दिया डी को, तो किससे रिकवर करेगा? सी से रिकवर करेगा। ठीक है, तो याद रखना अगर किसी जॉइंट प्रोमिसर की वजह से, किसी जॉइंट प्रोमिसर के डिफॉल्ट की वजह से प्रोमिसी को कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई बचे हुए जॉइंट प्रोमिसर्स करेंगे बेटा। किस रेशियो में? इक्वल रेशियो में, 1:1 में। बेटा रूल्स क्लियर हो रहे हैं जॉइंट प्रोमिसर के सबको? चलो अब बेटा आता है लास्ट पॉइंट। जरा ये बेटा थोड़ा ध्यान से जरा समझना है, देखना बेटा। वेयर 2
और मोर पर्सन्स हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, जैसे हमारे वाले केस में था ए बी सी, अ रिलीज ऑफ वन ऑफ सच जॉइंट प्रॉमिसर बाय द प्रॉमिसी डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रॉमिसर्स ऑफ देयर लाइबिलिटी। अभी यहीं तक पढ़ना, लिखो बेटा 5th पॉइंट। बेटा एक और अजम्पशन अब लेते हैं, एग्जाम्पल वही है सेम। बेटा पहले बताओ, ध्यान से सुनना, पहले ये बताओ बेटा, डी ने ए बी सी से बेटा कितना रुपए लेना था? 3 लाख रुपए लेना था। डी ने ए बी सी से कितना रुपए लेना था बेटा? 3 लाख रुपए लेना था। डी ने क्या करा? डी रिलीजेस ए फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। डी ने बेटा ए को उसकी लाइबिलिटी से रिलीज कर दिया। मतलब क्या हुआ सर इसका? मतलब बेटा डी ने कहा ए को, तुझे पैसा देने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे स्यू नहीं करूंगा, तेरे को मैंने बख्श दिया, तेरे को मैंने डिस्चार्ज कर दिया, तेरी लाइबिलिटी को मैंने कैंसिल कर दिया, तेरे को मैं रिलीज कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं तुझे मुझे पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो डी ने बेटे ए को उसकी लाइबिलिटी से क्या कर दिया? रिलीज। लेकिन बेटा उन्होंने पता क्या कहा? अगर प्रॉमिसी, ध्यान से सुनना बेटा, अगर प्रॉमिसी किसी जॉइंट प्रॉमिसर को लाइबिलिटी से रिलीज कर देता है ना बेटा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी जॉइंट प्रॉमिसर्स भी रिलीज हो गए। नहीं बेटा, डी ने ए को आजाद करा है, इसका मतलब यह नहीं है कि बी लायबल नहीं होगा, सी लायबल नहीं होगा। इसका मतलब बी एंड सी विल रिमेन लायबल टू डी। तो अगर प्रॉमिसी एक जॉइंट प्रॉमिसर को रिलीज कर देता है, आजाद कर देता है उसकी लायबिलिटी से, तो इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी जॉइंट प्रॉमिसर्स भी आजाद हो गए। नहीं बेटा, बी एंड सी विल रिमेन लायबल टू डी। फिर वो क्या कह रहा है? अच्छा ये देखना बेटा, ये देखना बेटा इंपॉर्टेंट है। नॉर डज इट फ्री द जॉइंट प्रॉमिसर्स सो रिलीज्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर जॉइंट प्रॉमिसर्स। अब बेटा हुआ क्या? सुनना बेटा, मैं अब बात कर रहा हूं बेटा, अज्यूम करो तीनों की लाइबिलिटीज, इंडिविजुअल लाइबिलिटीज अग्रीमेंट में मेंशन्ड नहीं है। ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, तीनों की इंडिविजुअल लाइबिलिटीज अग्रीमेंट में मेंशन नहीं है। अब सुनना मेरी बात जो मैं कहूंगा बेटा। बेटा डी ने बताओ किसको रिलीज कर दिया? ए को आजाद कर दिया, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि बी और सी भी आजाद हो गए। अब सुनो, इंडिविजुअल लाइबिलिटीज अग्रीमेंट में मेंशन नहीं है, और आपको अच्छी तरह पता है बेटा, अगर इंडिविजुअल लाइबिलिटीज अग्रीमेंट में मेंशन नहीं है तो डी बी और सी में से किसी को भी पूरे 3 लाख रुपए के लिए बेटा स्यू कर सकता है। मतलब डी कैन स्यू आइदर बी और सी और बोथ फॉर ₹3 लाख। पूरे 3 लाख के लिए बेटा डी बी और सी को स्यू कर सकता है। चलो अब हम अज्यूम करते हैं, से assume that D sues B for ₹3 लाख। D ने बेटा B को पूरे 3 लाख रुपए के लिए स्यू कर दिया, ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बेटा B का बनता कितना था वैसे देने वाला? 1 लाख, लेकिन उसने D को दिया कितना? 3 लाख। कितना फालतू दिया? 2 लाख रुपए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या वो 2 लाख ए और सी से रिकवर कर सकता है या नहीं? ठीक है बेटा,
बी सी से तो रिकवर कर ही सकता है 1 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात है बेटा, क्या बी 1 लाख रुपए ए से रिकवर कर सकता है क्या, जिसको प्रॉमिसी ने लायबिलिटी से रिलीज कर दिया था? क्या बी ए से रिकवर कर सकता है जिसको आजाद कर दिया गया था लायबिलिटी से? क्या ए भी लायबल होगा बेटा? यस बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा ए को आजाद बी ने करा था, बी ने थोड़ी ना करा उसको लायबिलिटी से आजाद। तो ए डी के प्रति लायबल नहीं होगा, लेकिन ए बी के प्रति तो लायबल होगा ना बेटा। उसको लायबिलिटी से डिस्चार्ज करने वाला बी नहीं था, सी नहीं था, डी था। तो ए डी के प्रति लायबल नहीं होगा, लेकिन ए विल कंटिन्यू टू रिमेन लायबल टुवर्ड्स बी एंड सी। तो लिखो ऑन द अदर हैंड, on the other hand, B can recover rupees 1 lakh each from किस किस से बेटे? सॉरी, from A and C. Can recover rupees 1 lakh each from A and C. लो बेटा, मेरे ख्याल से बच्चे पूरा केस आपको जॉइंट प्रोमिसेस का बेटा क्लियर हुआ होगा। कॉपी कर लो बेटे पहले। याद रखना बेटा, ए को किसने डिस्चार्ज किया था, किसने रिलीज किया था बेटा? डी ने। तो ए डी के प्रति लायबल नहीं है, दैट्स ओके, लेकिन ए को बी और सी ने रिलीज नहीं करा है, तो ए विल कंटिन्यू टू रिमेन लायबल टुवर्ड्स बी एंड सी। ठीक है बच्चे? लो बेटा, मेरे ख्याल से बेटा क्लियर हुआ सबको। ठीक है, चलो बेटा, बाकी हम बच्चे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सबको क्लियर हुआ जितना हमने आज डिस्कस किया? चलो बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन, थैंक यू।